हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आईआईटी एडवांस 2022 का पेपर 1 का सॉल्यूशन। इस सेक्शन में हम लोग क्वेश्चन 1 to 8 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 to 8 का ये टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप है। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये दो स्टार्स गिवन है और दोनों का रेडियस सेम है। मासेस गिवन है mb इक्वल टू 2ma, इसका मास ट्वाइस है। और मास अगर ट्वाइस है और वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी भी ट्वाइस हो गया। इसका r/2 लेयर यहाँ से निकाल कर इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है डेंसिटी को सेम रखते हुए। तो अब ये वाला स्टार r/2 रेडियस का बचता है, इसका रेडियस इंक्रीज़ कर जाता है। तो हम लोग को एस्केप वेलोसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है दोनों के सरफेसेस से। तो इसमें से r/2 रेडियस का लेयर हटा दिया गया, तो अब ये r/2 रेडियस का लेयर बचा, r/2 रेडियस का स्फीयर। रेडियस अगर r/2 बचा तो इसका वॉल्यूम पहले अगर v था तो v/8 हो गया, और वॉल्यूम 1/8 हो गया तो मास भी 1/8 हो चुका है। ये लेयर इसके ऊपर चढ़ा दिया गया। इसके ऊपर लेयर चढ़ाने के बाद इसका पहले रेडियस r था, अब नया रेडियस r' हो चुका है। और इसके ऊपर ये जो मास का लेयर चढ़ा है ये 7ma/8 हो जाएगा। यहाँ से मास जो कम हुआ 7ma/8, टोटल मास ma था, तो जितना कम हुआ उतना लेयर यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया। अब हम लोग को ये लेयर का रेडियस निकाल लेना है। लेयर का रेडियस निकाल लेंगे तो फिर हम लोग एस्केप वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो जो नया मास आया है वो r' माइनस r वाले लेयर में चढ़ा है, तो इसका मास हम लोग लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इस लेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r' माइनस r³ इक्वल टू ये मास 7ma/8। और ma को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r³। तो यहाँ से हम लोग के पास r' का वैल्यू आ गया, जो इसका फाइनल रेडियस है, रेडियस स्टार ए का, वो हम लोग को मिल चुका है। अब किसी भी स्फीयर के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है √2gm/r। तो छोटे वाले स्टार के लिए जो स्टार ए है उसका मास ma/8 और रेडियस r/2। दूसरा वाला जो स्टार है बी, उसका मास mb + 7ma/8 और रेडियस r'। mb का वैल्यू 2ma है और r' का वैल्यू ये रहा 15⁻⁴/2 इंटू r, हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे और vb/va का रेशियो ले लेंगे, तो ये रेशियो अपने पास आएगा। तो इस 23 की जगह 10n लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 10n इक्वल टू 23, सो n इक्वल टू 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हम लोग को एक रिएक्शन दिया हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन, हीलियम प्लस n, ये रहा इक्वेशन। तो हीलियम प्लस नाइट्रोजन, इससे हम लोग को मिल रहा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हम लोग से बोला गया है कि अल्फ़ा पार्टिकल के पास मिनिमम कितना काइनेटिक एनर्जी हो। अल्फ़ा पार्टिकल मतलब ये हीलियम का न्यूक्लियस, ये मिनिमम कितना काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहा हो सो दैट ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इस रिएक्शन में चक्कर ये है कि फाइनल मास जो है, फाइनल रेस्ट मास सिस्टम का इनिशियल रेस्ट मास से ज़्यादा है। इसका मतलब इस सिस्टम का रेस्ट मास एनर्जी इंक्रीज़ कर गया है। इंक्रीज़ कर गया है तो कैसे होगा, अल्फ़ा पार्टिकल जो काइनेटिक एनर्जी लेकर आ रहा है वो इससे कोलाइड करेगा नाइट्रोजन से, और जो एनर्जी का लॉस होगा ड्यू टू इनइलास्टिक कोलिजन, वो एनर्जी यहाँ पर रेस्ट मास में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी का कन्वर्जन यहाँ पे मास में हो रहा है। तो हम लोग को बताना है ये मिनिमम कितना काइनेटिक एनर्जी कैरी किया होगा। तो इसका हीलियम का मास m, वेलोसिटी मान लेते हैं v0, तो हाफ m इंटू v0 का स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी ये कैरी कर रहा है। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। इस काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को दोनों पार्टिकल के सिस्टम को देख कर लिखें, तो हाफ इंटू टोटल मास इंटू VCm का स्क्वायर
प्लस हाफ इंटू म्यू, म्यू इज़ रिड्यूस मास, इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी वी नॉट है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब जब ये इससे कोलाइड करेगा तो फाइनली जो इस एनर्जी का जो हिस्सा लूज़ नहीं हो सकता वो ये वाला है, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहना है, तो ये वाला पोर्शन तो रहेगा ही। जो भी लॉस होना है वो इस वाले पोर्शन से हो सकता है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ये कैरी कर रहा हो, तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हम लोग यहाँ करा देंगे। तो जो यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है काइनेटिक एनर्जी का, वो ये हो सकता है हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। और ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन मास डिफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रेस्ट मास एनर्जी इंक्रीज हुआ है। तो कितना यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी का इंक्रीज हुआ है, डेल्टा एम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट साइड का मास माइनस रिएक्टेंट साइड का मास, तो ये आ गया 0.002 यू। तो Q इज़ 0.002 यू इंटू 930, 1.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी, इतना रेस्ट मास एनर्जी इंक्रीज कर गया। तो अब ये वाला जो एनर्जी है, ये जो काइनेटिक एनर्जी लूज़ हुआ उसके बराबर होना चाहिए, ये वाला एनर्जी। तो ये हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q। अब इसमें से ये वाला जो पोर्शन है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये K इंटू दिस फैक्टर इक्वल्स टू Q, mn अपॉन एम अल्फ़ा प्लस mn। तो K का वैल्यू आ गया Q इंटू एम अल्फ़ा प्लस mn अपॉन mn। Q का वैल्यू 1.86 हम लोग निकाले थे। इन दोनों का मासेस हम लोग को मालूम है, ये सब यहाँ पुट कर देंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगा 2.325। हम लोग को डेसिमल के 2 प्लेसेस बाद तक आंसर करना है, तो 2.32 या 2.33 बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को इस सिस्टम में इस C3 का चार्ज बताना है। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम। अगर हम लोग नोडल एनालिसिस से जाएं, जैसे यहाँ का पोटेंशियल हम लोग अज्यूम कर लिए 0, तो ये कनेक्टिंग वायर पे चलते जा रहे हैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट, तो यहाँ का भी 2 वोल्ट और यहाँ का भी 2 वोल्ट। तो इस C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 2 वोल्ट। कैपेसिटेंस मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, Q इक्वल टू C3 इंटू वी। कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज है 2 वोल्ट। चार्ज आ गया 8 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये लेंस के सामने एक रॉड रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर लेंथ का, ये एंगल हम लोग को गिवन है, और इधर ये इसका इमेज बना है, इमेज का ये हाइट गिवन है, तो ये अल्फ़ा निकालना है। तो इंक्लाइंड रॉड का इमेज भी इंक्लाइंड बना है और हम लोग को एंगल अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जैसे ये पॉइंट ए हो गया जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इस पॉइंट ए का इमेज यहाँ बना है, ये पॉइंट ए डैश, और जो ये हाइट पर पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी का इमेज यहाँ बना है बी डैश। हम लोग को ये हाइट तो गिवन है, अगर हम लोग ये वाला लेंथ निकाल लेते हैं तो हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल से tan अल्फ़ा का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमको ए डैश का जो इमेज है, जो ए का इमेज है ए डैश और बी का जो इमेज है बी डैश, ये दोनों डिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ए का इमेज ए डैश है, इसके लिए एक बार लेंस फार्मूला लगा लेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया 40/3 सेंटीमीटर पर, यू का वैल्यू -40/3, तो इससे वी का वैल्यू आएगा 40 सेंटीमीटर। ए का जो इमेज बन रहा है वो 40 सेंटीमीटर पर। सिमिलरली बी का जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये 40/3 सेंटीमीटर है और ये वाला लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रॉड का लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ये एंगल π/3 है। तो ये डिस्टेंस हो गया 40/3 + 1। तो बी का इमेज बनाते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 40/3 + 1 विथ माइनस साइन। तो बी का इमेज बना बी डैश 430/13 पर। तो ये डिस्टेंस आ गया, ये भी डिस्टेंस आ गया। सो tan अल्फ़ा इज़ दिस हाइट 30√3/13।
अपॉन ये वाला डिस्टेंस 40 माइनस 430/13। तो tan अल्फ़ा आ गया 1/√3। tan अल्फ़ा अगर 1/√3 है तो अल्फ़ा π/6 है। हम लोग को गिवन था अल्फ़ा इज़ π/n। अल्फ़ा इज़ π/n, तो n का वैल्यू 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ये एक डिस्क रोल कर रहा है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग को गिवन है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। इससे यहाँ पर एक स्टोन इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे चिपक जाता है जब ये स्टार्ट होता है, और इतने टाइम के बाद वो स्टोन रिलीज़ हो जाता है। तो हम लोग को उसका मैक्सिमम हाइट बताना है। तो जब ये रोल करता हुआ आगे जाएगा तो इतने टाइम के बाद स्टोन रिलीज़ हुआ है, तो इतने टाइम के बाद स्टोन इसके साथ कुछ हाइट पर जा चुका होगा। इतने टाइम में डिस्क ने एंगल रोटेट किया थीटा इक्वल टू हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर विच इज़ π/3। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, π/3 आ जाएगा। तो अब सिचुएशन ये है कि स्टोन जो यहाँ चिपका था वो यहाँ पहुँच चुका है π/3 एंगल रोटेट करके। इस समय जो डिस्क है वो रोल करते हुए कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रोलिंग कर रहा है। तो इसके पास, इस स्टोन के पास एक तो ट्रांसलेशन की वजह से v है और रोटेशन की वजह से इधर ओमेगा r विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू v। इन दोनों का रिजल्टेंट ये एंगल हो जाएगा 2π/3। तो इस v और v का रिजल्टेंट आ गया v के बराबर हॉरिजॉन्टल से π/3 एंगल पर। तो ये स्टोन एक प्रोजेक्टाइल हो गया। अच्छा, ऑलरेडी r/2 हाइट तक पहुंच चुका था, ये π/3 एंगल रोटेट किया है तो ये वाला हाइट r/2 हो गया। तो ये r/2 हाइट से एक प्रोजेक्टाइल हो गया v स्पीड π/3 एंगल पर। इसका जो स्पीड है हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस समय जो स्पीड है वो है ओमेगा r, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू टी। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये v का वैल्यू आ गया। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा स्टोन का, ऑलरेडी ये r/2 हाइट पर है, तो r/2 और प्लस प्रोजेक्टाइल की वजह से जो मैक्सिमम हाइट जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। तो r का वैल्यू 1 है और बाकी सबका वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिलेगा 1/2 प्लस π/6 अपॉन 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसको x कहा गया है। x का वैल्यू π/6 आ गया विच इज़ 0.523। तो डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक आंसर करना है, तो 0.52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी रोटेशन का सवाल है। इसमें ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये रोल कर रहा है एक रफ इंक्लाइन पर, और इस पर 2 फोर्सेस लगाया जा रहा है, ये F और F, सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर और नीचे। तो ये हो गया कपल फोर्स। कपल फोर्स की वजह से टॉर्क तो आ रहा है, बट इन दोनों की वजह से कोई नेट फोर्स कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इसका FBD ड्रॉ करते हैं। FBD में एक तो ये वेट का कंपोनेंट mg साइन थीटा, सरफेस से फ्रिक्शन, और ये दोनों फोर्स F। इसके पास एक्सेलरेशन a है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है, रोल करते हुए जा रहा है। और ये जो डिस्टेंस r है, स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू कैपिटल R/2। कैपिटल R इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो पहला इक्वेशन F इक्वल टू ma, नेट फोर्स जो लग रहा है वो mg साइन थीटा माइनस F इक्वल टू ma। ये दोनों फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर टॉर्क का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टॉर्क हो जाएगा, अबाउट सेंटर लिख रहे हैं, इसका टॉर्क तो गायब। इसका टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर। कपल फोर्सेस का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख लें, सेम ही आएगा, F इंटू 2r। इन दोनों का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं हम लोग। ये नेट टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फ़ा, और रोलिंग कर रहा है इसलिए अल्फ़ा इक्वल्स टू a/r। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से हम लोग a का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये आंसर आया 2.857। तो इसको हम लोग डेसिमल के 2 प्लेस बाद तक लिखना है तो 2.86 लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें हम लोग को एक LC ऑसिलेटर गिवन है, और ये LC ऑसिलेटर शुरुआत में यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं है इसके पास, और इसको एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ पर कितना मैक्सिमम करंट आएगा इस सर्किट में। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखने से एक EMF इंड्यूस होगा। इसका लूप का एरिया हम लोग को गिवन है, तो फाई इक्वल टू बी इंटू एरिया, ये फ्लक्स हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू आ जाएगा, विच इज़ बीटा इंटू ए। इतना इंड्यूस्ड EMF, और ये कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट इंड्यूस्ड EMF यहाँ पर आ चुका है। तो इस सिस्टम को हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, और साथ में एक बैटरी लगा हुआ है इतने EMF का। किसी भी सेंस में लगा दें, यहाँ पर डायरेक्शन बहुत मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो शुरुआत में सिस्टम के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो हम किधर भी लगा दें, बस डायरेक्शन डिफ़र कर सकता है, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। और वैसे भी यहाँ पे इस सिस्टम में ऑसिलेशन होने वाला है। तो अब ये सिस्टम हो गया, इसमें हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई निकालना है। तो एक बार हम लोग KVL अप्लाई कर रहे हैं। कैपेसिटर का चार्ज अज्यूम कर लिए Q, सर्किट में करंट है I। KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ गए तो प्लस E माइनस Q/C माइनस LdI/dt इक्वल टू 0। तो ये LdI/dt इक्वल टू E माइनस Q/C। इसको अगर हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, d2I/dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस I/LC। SHM में हम लोग को इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस थीटा, फिर ओमेगा इज़ 1/√LC। तो इसमें I0 जो है ये मैक्सिमम करंट है, इसी का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इस इक्वेशन में ये थीटा जो है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि इनिशियली जैसे ही ये चालू होगा, तो सर्किट में ये इंडक्टर लगा है, तो इंडक्टर फील्ड अप्लाई करने के पहले करंट 0 था, तो अचानक से कोई करंट इंडक्टर में नहीं आ सकता। तो t इक्वल टू 0 पर करंट 0 होना चाहिए। तो एट t इक्वल टू 0 I इक्वल टू 0, t 0 पर I 0 पुट कर देंगे तो थीटा 0 आ जाएगा। तो ये करंट का इक्वेशन आ गया। अब अगर t इक्वल टू 0 पर कोई भी करंट नहीं आया है, तो इसका मतलब कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है। तो t इक्वल टू 0 पर जितना भी EMF है इस सर्किट में, वो पूरा का पूरा इंडक्टर के अक्रॉस होना चाहिए। तो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस t इक्वल टू 0 पर इस इंड्यूस्ड EMF के बराबर होगा। तो t इक्वल टू 0 पर LdI/dt का वैल्यू E के बराबर है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, di/dt आ जाएगा। तो L इंटू di/dt इज़ L ओमेगा I0 कॉस ओमेगा t। t इक्वल टू 0 पर ये कॉस 1 हो जाएगा। LdI/dt का वैल्यू ये हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू E। तो यहाँ से I0 आ गया E अपॉन ओमेगा L। E का वैल्यू बीटा इंटू ए, ओमेगा का वैल्यू 1/√LC। तो ये अपने पास I0 का वैल्यू आ गया। वैल्यूज पुट कर देंगे तो करंट 4 मिली एम्पियर। इसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट मेथड है। LC ऑसिलेटर को हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से कंपेयर करते हैं। अब इसमें अगर हम लोग ने एक EMF अप्लाई कर दिया है, तो इस सिस्टम में वो EMF एक अप्लाइड फोर्स के बराबर हो गया। तो जैसे यहाँ पर ये EMF आ गया, सिमिलरली इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर फोर्स आ चुका है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं कि LC ऑसिलेटर से, तो मास जो है वो L के इक्वलेंट है, इंडक्टेंस के इक्वलेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वलेंट टू 1/c, और यहाँ जो फोर्स है वो इंड्यूस्ड EMF के इक्वलेंट होगा। तो इस सिस्टम का Vmax ये SHM करता है। इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग A इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, और इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड होता है F/k। जब ये अभी एक्सट्रीम पर है, मीन पर पहुँचेगा, तो ये डिस्टेंस F/k। तो ये इसका मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब LC ऑसिलेटर वाले सर्किट में मैक्सिमम करंट। तो यही अपने
लिए मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन होगा। तो एफ़ की जगह रिप्लेस कर देंगे ई, के की जगह 1/c और ओमेगा की जगह 1/√LC। आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है v स्पीड थीटा एंगल पर और नॉर्मल कंडीशंस में उसका रेंज होता है d। फिर क्या हुआ कि जब वो आधा रेंज कवर कर चुका था, अपने मैक्सिमम हाइट पे था, उस समय ये एक ऐसे रीजन में एंटर कर गया जहाँ पर ग्रेविटी g डैश है एंड g डैश इज g अपॉन 0.81। तो हम लोग को बताना है कि अब इसका रेंज क्या होगा। मैक्सिमम हाइट तक पहुँचा, मतलब ये अपने ओरिजिनल रेंज का आधा तो कवर कर चुका है 0.5d। अब उसके बाद इसको नीचे आना है, तो ये फर्दर मान लेते हैं x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओरिजिनल रेंज ये था 2v² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। इस x के वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो v कॉस थीटा होगा, v कॉस थीटा इंटू टी, और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है उसको हम लोग लिख सकते हैं √2h अपॉन जी डैश। h मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट का वैल्यू हम लोग सब्सिट्यूट कर देंगे v² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दिया गया है। तो ये x का एक्सप्रेशन आया, इसमें g डैश का वैल्यू g अपॉन 0.81 है, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये हम लोग के पास x का वैल्यू आ गया। इस एक्सप्रेशन में जो हम लोग को ये दिख रहा है v² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये एक्चुअली में d/2 है यहाँ से। सो दिस इज d/2, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया 0.5d। तो टोटल रेंज d डैश इज 0.5d प्लस x, 0.5d प्लस 0.45d विच इज़ 0.95d। तो ठीक है, ये सेक्शन कंप्लीट हुआ।